गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे यू नो दैट टुडे इज़ 19 है ना, तो कुछ बच्चों का अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आ रहा है एडमिट कार्ड, यू नो इट ना। तो किन्हों का आज CSI नेट का एग्ज़ाम का होगा, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट, ठीक है। वो बच्चे तो दे रहे हैं, पर बहुत बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट। उन्होंने बहुत स्पेशली डिमांड किया था कि टाइट्रेशंस तीनों तरीके की करवा दीजिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक स्मॉलर वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से जो पार्ट होता है ना, उसका ये स्मॉलर सा टॉपिक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये बात मैंने बहुत पहले भी बताई है। अगर आपने मेरी CSI या नेट प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास देखी होगी कि टाइट्रेशंस 3 तरीके की होती हैं। एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती है, एक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं और एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, ठीक है। अब जो ये है, जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस है ना, वो आप वहीं से लेंगे जो मेरी क्लास 1 थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। वहाँ पे मैंने जितना कराया उतना मोर देन सफिशिएंट है। इन दोनों को हमें काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें होता क्या है, देखो, इसके अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस को हम G से करते हैं, K को हम कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। किन्हीं बुक्स में कंडक्टिविटी लिखा होता है, किन्हीं बुक्स में यहाँ पे कंडक्टेंस लिखा होता है, तो कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। इनके वर्सेस हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट में, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो मैं बताया था कि ये वाला जो ग्राफ होता है वो होता है pH या फिर EMF भी लिख सकते हो, वोल्टेज भी लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी टर्म हो सकती है वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक है, उसके अंदर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं एब्जॉर्बेंस या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। ये हमारा होता है एब्जॉर्बेंस या फिर इसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अब सबको डिटेल में मैं बताऊंगी आपको, पर एक शॉर्ट तरीके से आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इसी का ये तो एब्जॉर्बेंस हो गया। ई को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कोफिशिएंट। और यहाँ पे हो गया वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। ये होता है मेन, ठीक। अब हम लोग, ये हमको इतना सा तो पहले पता होना चाहिए बेसिक। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट है ना, ये मेन एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इवन जो मैंने आपको पोलैरोग्राफी कराई थी, इल्कोविक इक्वेशन कराई थी, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आपको इतनी डिटेल में एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं फॉर CSI या नेट और गेट, ठीक है। तो अब हम डिटेल में करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आ जाता है कि जब हम 11th-12th में थे, हम तो नॉर्मल जो है टाइट्रेशंस करते थे, तो अब हमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आता है कि वाई वी आर स्टडिंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। देखो, जब हम 11th-12th में थे तो हम क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड के अंदर NaOH डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनका ले लिया, हम टाइट्रेशन करते थे। हम क्या करते थे, एक हमारा यहाँ कॉनिकल फ्लास्क होता था, ऊपर ब्यूरेट होती थी, इसमें हमने NaOH ले लिया, इसमें मेरा एसिड है, ठीक है। इसमें मैं क्या करती थी, एक इंडिकेटर डालती थी, दैट इज़ मान लो फॉर एग्जाम्पल फिनोप्थिलिन, ठीक है। आपने इसमें इंडिकेटर डाल दिया, आप डाल रहे हो NaOH ड्रॉप वाइज, तो आपको याद होगा एक ऐसा पॉइंट आता था कि हल्का सा पिंक कलर आना शुरू हो जाता था, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। वो किसकी वजह से आता था, इंडिकेटर की वजह से आता था। तो हमें पता चल जाता था कि एसिड अब बेस से न्यूट्रलाइज होना शुरू हो गया है, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट।
अब ये जो क्या कहते हैं हम लोग टाइट्रेशंस करते थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस तक जो है चलता था। बट अगर दोनों चीज़ें वीक हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वीक एसिड ले लिया प्लस में यहाँ वीक बेस ले लिया, फॉर एग्जांपल NH4OH, इनके लिए कोई भी ऐसा खास इंडिकेटर नहीं बना हुआ है। और नेक्स्ट कि मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर आपने डाला और आपको एक फाइन जो है रीडिंग मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके कलर्ड जो है, जैसे एसिड तो कलरलेस होता है तभी तो कर पा रहे थे, अगर आपके पास कोई कलर्ड जो है आपके सॉल्यूशंस हैं, उनके लिए भी इस तरीके की टाइट्रेशंस वैलिड नहीं थी। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कलर्ड थे और जो वीक एसिड वीक बेस वाली टाइट्रेशंस थी, वो मेनली हम लोग स्टडी करते हैं थ्रू कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, क्यों हम स्टडी करते हैं, क्योंकि कलर्ड कॉम्प्लेक्स के लिए वी डोंट हैव एनी इंडिकेटर, ऑल्सो फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस वी ऑल्सो डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ इंडिकेटर, सो वी आर डूइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस फॉर दैट ओनली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ हम क्या जो है रीडिंग्स लेते हैं कि मान लो कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एसिड ले रखा है, ठीक है, इसमें मैं NaOH होता बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे उसमें हो रहा था, ड्रॉप वाइज डाल रहे थे, इसमें भी हम ड्रॉप वाइज डालेंगे, बस इसमें हम कोई भी अभी इंडिकेटर नहीं डालेंगे, ठीक है, हमारा कोई भी इंडिकेटर एज सच इसमें यूज़ नहीं होगा। हम यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जैसे जैसे मैं NaOH को ड्रॉप वाइज डाल रही हूँ, ठीक है। उस रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा जैसा भी ग्राफ आया, ऐसा आया वैसा आया, तो वो हमको बताता है कि हाँ अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन आ गया है, NaOH डल रहा था, अब यहाँ पे पूरी तरीके से वो NaOH जो है HCl को न्यूट्रलाइज कर लिया, अब कंडक्टेंस एकदम बढ़ गई। तो वो चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। अब सबसे पहला, ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना, अब हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि कैसे ग्राफ वेरी करता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, आपको सीधा ग्राफ बताना होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब हम लोग फर्दर करेंगे। तो पहले तो हमारे ये क्लियर हुआ कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहला आता है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको वहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मतलब मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फॉर एग्जांपल मान लो HCl, और यहाँ ब्यूरेट में मैंने ले रखा है NaOH, ठीक है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, यही ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मैं दो तरह के ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे K एंड G कोई भी ले सकते हो आप। यहाँ हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, क्योंकि मैं ये ऊपर से डाल रही हूँ, इसको आप बोल दोगे टाइट्रेंट, और ये हो जाएगा एनालाइट। यहाँ हो गया, ये हमारा हो गया टाइट्रेंट क्योंकि वो ऊपर से टाइट्रेशन कर रहा है, और जो HCl है वो मेरा हो गया एनालाइट। इसकी मैं एनालिसिस कर रही हूँ, एनालाइट की कैसे इसकी कंडक्टेंस वेरी कर रही है जैसे जैसे मैं NaOH इसमें डाल रही हूँ। अब देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। अब HCl है, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा H++Cl नेगेटिव में। ऑब्वियस सी बात है, जब आयंस बहुत ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग की टाइट्रेशन की तो HCl की कंडक्टेंस यहाँ पे थी, हाई थी, ठीक है। अब ड्रॉप वाइज हम लोग NaOH इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे NaOH इसमें जाएगा, NaOH जब HCl में जाएगा तो क्या बनाएगा वो, NaCl प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो क्या था, हमारे पास H+ और Cl नेगेटिव आयंस थे, ऊपर से मैंने डाला Na+ और OH नेगेटिव। अब होता क्या है, ये इसके साथ मिलता है, ये इसके साथ मिलता है, क्या बना देता है NaCl प्लस में वाटर, ठीक है। अब HCl जब यहाँ पे था, ऐसा थोड़ी ना कि HCl हम स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वाटर इसमें भी पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब
वाटर का तो कॉमन है कि वाटर यहाँ पे भी था, वाटर अभी एक्स्ट्रा भी बन रहा है। अभी मेन जो चेंजेस आए वो किसकी वजह से आए, NaCl की वजह से आए। पहले जो कंडक्टेंस थी वो H+ और Cl नेगेटिव की वजह से थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस H+ को OH ने रिप्लेस करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। इसकी कंडक्टेंस तो कम ही है, लो है। अब यहाँ पे बना NaCl, मतलब H+ को पूरी तरीके से रिप्लेस किसने कर दिया है, Na+ ने। मेन आयन है Na+। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है एक है छोटा और एक है बड़ा। अब इनकी रेस लगा दो, एक मोटा एक पतला है, तो कौन रेस में आगे ज़्यादा तेज़ी से भाग लेगा, पतले वाला, छोटे वाला, है ना, इजीली भाग सकता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ H+ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ Na+। अब Na+ ने HCl को H को रिप्लेस किया तो ऑब्वियस ही बात है कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ घटेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप पूरी तरीके से NaCl और वाटर बन चुके हैं। HCl पूरी तरीके से मैं डाल रही हूँ। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब HCl पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अब क्या हो रहा है, पर अभी भी मैं NaOH ऊपर से डालती जा रही हूँ। अब क्या है, सोल्यूशन में NaCl वाटर तो है ही है, मैं अब और ज़्यादा डाल रही हूँ NaOH, तो अब इसमें NaOH और आता जा रहा है। ये तो था, NaOH और आ रहा है। अब NaOH आ रहा है तो मतलब Na+ और OH नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो OH नेगेटिव की हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस होती है, तो अब फर्दर जो है कंडक्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो इसका ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा इस तरीके का। तो इस तरीके का हमको ग्राफ मिल जाएगा। अब ध्यान से लिखेंगे हम लोग कि क्या क्या था। देखो यहाँ तो मेरा पहले HCl था, ठीक। अब HCl में मैंने धीरे धीरे NaOH डाला, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस में वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव ओनली NaCl प्लस में वाटर। पूरी तरीके से एसिड न्यूट्रलाइज हो गए। यहाँ पे तो था, क्योंकि Na रिप्लेस कर रहा है तो इसलिए कंडक्टेंस घट रही है। यहाँ पे वी हैव ओनली NaCl एंड वाटर। नाउ वी आर फर्दर एडिंग NaOH, तो इस पॉइंट पे मतलब ये पूरे के पूरे पे वी हैव NaCl प्लस वाटर एंड प्लस NaOH, क्योंकि हम एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हैं और कंडक्टेंस बढ़ रही है NaOH की वजह से। एक तो क्वेश्चन ये आता है, ग्राफ आ जाएगा, आपसे कोई भी पॉइंट पूछ लेंगे कि किस पॉइंट पे क्या अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है ग्राफ में। ये जैसे ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, है ना, और ये हो गया वाई एक्सिस, उल्टा हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। आप देखो मिरर इमेज कैसे बनती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बस एक चीज़ याद रखना, कैसे बनती है मिरर इमेज। अगर आपने सामने मिरर लगा दिया, ठीक है, तो राइट लेफ्ट बन जाता है, अप वाला डाउन हो जाता है। बस इतना सा दिमाग रखो। किसी की भी मिरर इमेज बनानी है, राइट वाले को लेफ्ट बना दो, ऊपर वाले को नीचे बना दो। तो जैसे मैंने इसके सामने यहाँ मिरर, मतलब अगर यहाँ मैं मिरर रखती तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यहाँ रखा, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, ये ऐसा है, ये ऐसा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसे ही ड्रॉ करना है। तो ये ऐसा था, मैंने ड्रॉ कर दिया, जो जैसा लिखा है वो ऐसे लिख दो, वॉल्यूम ऑफ NaOH, और यहाँ पे हमारा क्या है, कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस। पहला काम मिरर इमेज बना दो। अब ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे पकड़ो, इसे ऐसे घुमा दो, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे घुमा दोगे तो वॉल्यूम ऑफ NaOH ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, और ये यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसा हो जाएगा। आसान है कि नहीं। देखो पहले ये था, इसका मिरर इमेज बनाएंगे, एक मिरर लगा दो, इसको राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट किया, ये ऐसा बन गया। इसके बाद यहाँ पॉइंट्स उठाओ, ऐसे घुमा दो, तो ये वॉल्यूम ऑफ NaOH ऊपर चला गया, K/G ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये टिक लगेगा तब। तो ये बहुत आराम से क्वेश्चंस को स्टडी करना है कि क्योंकि क्वेश्चन वो क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ये नहीं पूछते हैं, वो एक्स और वाई को ही कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसको आप वाई एक्सिस में ले लेते हैं और हमने रट्टा मारा होता है,
हमारे रट्टे दिमाग में ये दिमाग घुसा होता है और हम ये टिक लगा के, क्योंकि ऑप्शन ये भी मिलना है। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो ये पहला हमारा केस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लो। एक बार समझ में आ गया हमेशा समझ में आएगा। अब हम लोग करते हैं सेकंड, है हमारा सेकंड। ये फर्स्ट था हमारा, ये हो गया हम सेकंड, दैट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अब मेरा कॉनिकल फ्लास्क है, ये मेरा ब्यूरेट हो गया, ये मेरा कॉनिकल फ्लास्क है। ये कैसा बन गया कॉनिकल फ्लास्क, ये मेरा कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक। यहाँ पे वीक एसिड फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और यहाँ पे NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बन गया CH3COOH प्लस में NaOH। अब बिफोर गोइंग टू दिस मुझे एक बात इसमें बतानी है आपको बहुत अच्छे से। एक होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट पहले पढ़ते हैं, फिर इस पे मूव ऑन करते हैं। देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है। ये लगता है वीक एसिड में, क्यों लगता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम वाली बात ही नहीं आती है, कोई ऐसी बात ही नहीं आती, वो तो पूरी तरह के आयंस में टूट जाता है। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड और वीक बेस, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो, इसके ऊपर ये अप्लाई करता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने CH3COH ले लिया, ठीक, ये हमारा वीक एसिड है, ये किस में डिसोशिएट होगा? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। पहले हम कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। वीक एसिड था, ठीक है, पार्शियली डिसोशिएट होगा CH3CO नेगेटिव और H प्लस में। मान लो ये 100 थे और ये डिसोशिएट हुआ 10-10 में, 10 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल आयंस कितने बने? 20, मतलब कंडक्टेंस आएगी 20 आयंस की वजह से। अब मैंने क्या किया, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि आपने कोई भी कॉमन सोल्यूशन इसमें डाल दिया जो इन दोनों आयंस के साथ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल या कोई सॉल्ट डाल दिया, कोई सोल्यूशन डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया CH3CONA। अब आपको पता है ये तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये तो पूरी तरह से डिसोशिएट होगा। आप ये सोल्यूशन था, आपने इसमें ये डाल दिया, ठीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब सोल्यूशन में ये था, आपने ये डाल दिया और वहाँ ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ये आपको मिल गया। अब ये और ये दोनों आयंस कॉमन हो गए। तो ये क्या कहता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि बाय द एडिशन ऑफ एनी आयन दैट इज कॉमन टू द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट के आयन के साथ कॉमन है, तो वो क्या करेगा, उसके डिसोशिएशन को फर्दर सप्रेस कर देगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब कैसे कर देगा, देखो यहाँ पे अप्लाई होगा ली चैटेलर प्रिंसिपल। मतलब पहला पॉइंट कॉमन आयन इफेक्ट, सेकेंड इज ली चैटेलर प्रिंसिपल। ली चैटेलर प्रिंसिपल हम लोग बहुत अच्छे से 11th-12th में पढ़ते हैं। ली चैटेलर प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल। अगर मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगती। भाई कोई भी चीज़ बढ़ गई है, अब उसे कम तो करना है ना उसे, तो वो बैकवर्ड में जाने शुरू कर देगी, बैकवर्ड। और अगर मान लो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर गई तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लग जाएगी। ये हमारा बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं ली चैटेलर प्रिंसिपल में। अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे CH3COH था वो 10-10 में डिसोशिएट हो गया। अब इसमें मैंने सॉल्ट डाला, दैट इज CH3CONA, जो डिसोशिएट हुआ इसमें, जो कि कॉमन है यहाँ पे और जो कि कॉमन है कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड में। बैकवर्ड में मतलब ये क्या करने लगेगा, अब CH3COH बनाने लगेगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग द आयंस। तो इनके ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग CH3CONA, अब क्या हुआ, CH3COH जो कि 10-10 में डिसोशिएट हो रहा था, वो अब सिर्फ और सिर्फ
5 में डिसोशिएट होगा। मतलब अब टोटल आयंस हो गए मेरे 10, मतलब मेरी कंडक्टेंस हो गई कम। पहले 20 आयंस की वजह से कंडक्टेंस थी, अब मेरी 10 की वजह से, जिसकी वजह से मेरी कंडक्टेंस जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दिस इज कॉल्ड common ion effect. If you are adding the ion that is common either to reactant or product, if it is common to product, then the reaction will move forward, the conductance will decreases, and if it is common to reactant, it will move to the forward reaction, that means backward, and here पे forward direction में move करेगी। ये कहता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखेंगे कि यह यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है इन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर नहीं समझ में आएगा इसको 2 बार देखना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और बहुत कॉमन भी पार्ट है, ठीक है। तो हमने ये डाला, ये बन गया CH3COONA प्लस में वाटर। यहाँ पे वी आर गेटिंग द सेम आयन, पर कहाँ पे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट साइड द रिएक्शन विल मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, पार्शियली डिसोशिएट होता है, ठीक है ना। और ये हमारा पूरी तरह से डिसोशिएट होता है CH3CO नेगेटिव प्लस में Na प्लस, ठीक है। तो ये आपस में कॉमन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाती है और इसका डिसोशिएशन कम हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यही है। यहाँ पे आप कंडक्टिविटी लिख लो और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो क्या हुआ, पहले आपका जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे एसिड था CH3COH, ठीक है। इसकी तो पहले से ही, अब देखो CH3COH है, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो कुछ कंडक्टेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कंडक्टेंस थी। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने NaOH डाला, इसमें बन गया CH3CONa, जो कि कॉमन था इसके साथ, प्रोडक्ट साइड में था, तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली गई, तो इसको डिसोशिएट होने ही नहीं दिया, तो जो थोड़ी बहुत भी डिसोशिएशन हो रही थी वो भी कम हो गई, तो जिसके वजह से यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल सा डिक्रीज आएगा। ये आता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अभी मैं लिखवाऊंगी। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या है, हो रहा है, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, बट इसकी भी तो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रिएक्शन तो हो रही है। अब क्या होगा, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से घट गया, पर अब क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ये भी तो बन रहा है, ये अपने आयंस भी तो और इंक्रीज कर रहा है, तो अब जो है फर्दर इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। अब बढ़ रही बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। अब क्या हुआ, सॉल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पूरी तरीके से CH3COH न्यूट्रलाइज हो गया और पूरी तरीके से ये बन गया। अब क्या है, अभी भी मैं NaOH डालती जा रही हूँ, अब क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ द OH नेगेटिव आयंस। ये यहाँ पे अब फर्दर इंक्रीज होगा ड्यू टू NaOH। तो अब हम लोग एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को अगर हम सही से लिखेंगे तो ये डिक्रीज, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। फर्स्ट, जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, and second increase due to the formation of salt, increase due to the excess formation of salt, excess formation of salt, strong salt लिख सकते हो आप, strong salt, that is CH3COONA। और थर्ड में और इंक्रीज क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ NaOH, बिकॉज ऑफ NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ लिख दोगे कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ कौन सी, हम यहाँ पे ना लिख के हम पॉइंट्स पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, वी हैव
CH3CONA, ठीक है, और प्लस में वाटर, और यहाँ पे भी है CH3CONA तो है ही है, प्लस वाटर तो है ही है, पर अब जो मेन है वो है NaOH, ठीक है। तो ये है हमारा, मतलब आप ये लिख सकते हो कि यहाँ ये वाला पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि ये वाला पॉइंट आपका ये हो गया और ये वाले पॉइंट हो गया ये, कि इस पॉइंट के बाद वी हैव CH3CONA प्लस वाटर प्लस Na, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। अब मेरा हो गया कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाए, कैसे करेंगे, इसका मिरर लगाएंगे, ठीक है। ये कैसे बनाया हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया था, फिर इंक्रीज़ किया था और फिर फर्दर इंक्रीज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है और यहाँ पे K था। अब इसको घुमा दो ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिक्रीज, देन इंक्रीज एंड देन फर्दर इंक्रीज। तो इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से बनाएं इसको, अगर हम थोड़ा इस तरीके का भी दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टिपिंग भी आ सकती है हल्की सी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ पे हो जाएगा कंडक्टिविटी, ऐसे फिर ऐसे फिर फर्दर इंक्रीज, ठीक है। 3 पॉइंट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मतलब यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल वी हैव HCl एंड वीक बेस मतलब वी हैव NH4OH, ठीक है। तो HCl प्लस में NH4OH, ठीक। तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस में वाटर, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहाँ मेरी कंडक्टिविटी जो भी कंडक्टेंस और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं पहले ही बता रही हूँ कि बिल्कुल लॉजिकली चल रहा है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारा, बस समझते हुए चलो। अब HCl है, ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी ना थोड़ी यहाँ पे होगी, बहुत ज़्यादा ही होगी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। अब मैंने इसमें NH4OH डाला, NH4BH की जो है वीक है, ठीक है, पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा, NH4 प्लस में OH नेगेटिव, ठीक है। अब H प्लस को कौन रिप्लेस कर रहा है, NH4 पॉजिटिव, तो जो कि बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियस है उसकी कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ लेवल पे जाके घटेगी। अब एक पॉइंट आएगा जबकि ये पूरी तरह से इसको न्यूट्रलाइज करके NH4Cl प्लस वाटर बना देगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब वी हैव NH4Cl प्लस में वाटर। अब क्या होगा, अब कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, ध्यान से सुनना उसको। NH4Cl प्लस वाटर बन चुका है, अब आप फर्दर उसमें डाल रहे हो NH4OH, ठीक है। अब NH4OH ये तो पार्शियली डिसोशिएट करेगा, NH4Cl कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव अ कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वी हैव NH4 पॉजिटिव, ये भी NH4 पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड में हो रहा है तो बैकवर्ड जाएगी, मतलब ये मैंने गलत, यहाँ पे होगा OH और वो, अरे सही तो है, ये हो गया NH4Cl, ठीक है। तो इसको, ये वाली रिएक्शन को ये क्या कर देगी, बैकवर्ड कर देगी, NH4OH ही, मतलब NH4OH जो ऊपर से डल रहा था उसे वो आयोनाइज होने ही नहीं देगी, जिसके वजह से कंडक्टेंस हो जाएगी कांस्टेंट। मतलब आप क्या पॉइंट लिखोगे, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ NH4 पॉजिटिव द रिएक्शन विल मूव जो है बैकवर्ड, NH4OH जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ वो डिसोशिएट ही नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से जो कंडक्टेंस जैसी की जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी। मतलब यहाँ पे वी हैव, अगर हम इसको बनाएं, वी हैव NH4Cl प्लस वाटर एंड प्लस NH4OH, और जो कि डिसोशिएट नहीं हो रहा। वहाँ NaOH क्या होता था ना, OH नेगेटिव में डिसोशिएट होता था, जिसकी वजह से हमारे को कंडक्टेंस मिल जाती थी। यहाँ पे हमारे को ये 3 चीज़ें हैं, बट ये डिसोशिएट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, इस वजह से ये कांस्टेंट हो जाती है। तो दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। पहले यहाँ थी, फिर घटी,
घटी क्यों? क्योंकि NH4 इसको रिप्लेस करा है जिसकी कंडक्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू H+। फिर ये पूरी तरीके से इसमें डिसोशिएट हो गया। अब हम फर्दर NH4OH डालें जो इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो इसको डिसोशिएट बिल्कुल नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से वी हैव अ कांस्टेंट ग्राफ। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अगर हाँ इसका मिरर इमेज बनाना हो बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे, ये ऐसे घुमा दो, ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे और ये ऐसे जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको घुमाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सचर, जो कि जून 2016 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट करते हैं हमारा फोर्थ, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। CH3COH प्लस NH4OH क्या बनाएगा? CH3COONH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, प्लस में वाटर, यहाँ से वाटर मिल जाएगा CH3CONH4 पॉजिटिव। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ये वीक एसिड है तो ऑब्वियस से कुछ ना कुछ इसका कमी होगा, कंडक्टेंस यहाँ पे K, यहाँ वॉल्यूम। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो इसका कम होगा, बट अब इससे जो ये बन रहा है, ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारे को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पहले इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे अभी हम फर्दर भी NH4OH इसमें फर्दर डालते जा रहे हैं, जो इसके साथ NH4 क्या करेगा? कॉमन आयन इफेक्ट डालेगा, जिसके वजह से अब हो जाएगी कांस्टेंट। मतलब पहले इंक्रीज करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट CH3CONH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये इसमें डल रहा था तो बनेगा CH3CONH4। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, क्योंकि मतलब स्ट्रॉन्ग हो सॉल्ट की डिसोसिएशन हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिड एंड बेस, तो जिसके वजह से कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे ये जाके रुक जाएगी बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ NH4 पॉजिटिव विद दिस, जो इसको फर्दर डिसोशिएट नहीं होने देगी। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे वी हैव CH3COONH4 प्लस में वाटर, और यहाँ पे वी हैव CH3COONH4 प्लस में वाटर एंड प्लस में NH4OH। बिल्कुल सेम पिछले बार वाले की तरह ही है, बट यहाँ पे पहले इंक्रीज करेगी, वहाँ पे पहले डिक्रीज करती थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे वीक था, तो सॉल्ट की वजह से इंक्रीज करेगी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट हम करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस CH3COOH, जिसमें मैंने डाला NaOH, और ये हमारा बना देगा CH3COONA प्लस में वाटर NaCl। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले ये मन बना लेते हैं, ये K, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, देखो पहले कॉनिकल फ्लास्क था, इसके अंदर HCl प्लस CH3COH था। मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहले अभी हमने NaOH कुछ नहीं डाला, तब क्या होगा। देखो ये है स्ट्रॉन्ग, ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। ये वीक है तो ये पार्शली डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H प्लस। ये अभी रिएक्शन में अभी NaOH हमने नहीं डाला है, तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पे क्योंकि जब दोनों मिक्स हुए, यहाँ पे वी हैव अ कॉमन आयन।
कॉमन आयन होने की वजह से क्या होता है कि जो वीक एसिड है उसकी डिसोसिएशन क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। मतलब कि जब स्टार्टिंग में NaOH डलेगा तब ये इसको डिसोशिएट ही नहीं, क्योंकि ये हो जाएगी बैकवर्ड में, मतलब ये इसके बैकवर्ड में हो जाएगी रिएक्शन, तो ये इसको डिसोशिएट नहीं होने देगा। मतलब पहले जब NaOH होएगा तो वो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaCl प्लस वाटर। तो HCl की तो भाई कंसंट्रेशन, मतलब HCl की तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मान लो तो ये था, तो अब डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस विद Na प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। ठीक है, मतलब ये डिसोशिएट हो गया HCl। अब क्या बचा है, CH3COH। अब अभी भी मैं क्या डाल रही हूँ, ऊपर से NaOH डाल रही हूँ। अब क्या बनेगा, CH3COONA प्लस में वाटर। ठीक है, जिसकी ये बना सॉल्ट, जिसकी वजह से अब इसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन, मतलब थोड़ी सी कंडक्टेंस करेगी इंक्रीज। अब इस पॉइंट पे सब न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब मैं फर्दर डाल रही हूँ, तो अब ये जो है, अब ये थोड़ा सा मैंने ये ऐसे और ऐसे, इससे थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि ये NaOH की वजह से है। अब मैं फर्दर NaOH डाला तो फर्दर कंडक्टेंस इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो ये एंड ये, तो इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये होता है V1, ये होता है V2। तो V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में आता है। V1 है वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज्ड HCl, required to neutralize HCl। ठीक है, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज CH3OH, नो, बोथ HCl एंड CH3OH। अब आप पूछोगे कैसे, अभी बताती हूँ। वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड to neutralize HCl plus CH3COOH। क्योंकि मान लो ये 5 था, मान लो आपने 5 ml डाला था तो HCl न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपने फर्दर 5 ml डाला, मतलब टोटल 10 ml जब डाला तो पूरा का पूरा, चाहे वो HCl था चाहे वो CH3OH था, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज्ड हो गया। तो ये हो गया HCl के लिए, ये हो गया बोथ HCl एज वेल एज CH3COH। अब क्वेश्चन आया कि आप ये निकाल दो कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज्ड ओनली CH3OH, तो क्या करोगे, 10 में से 5 को माइनस कर दोगे। भाई टोटल 10 था, 5 उसके लिए, तो 10 माइनस 5 = 5 हमारे को रिक्वायर्ड हुआ CH3OH के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ CH3COH required, volume of NaOH required to neutralize CH3COH, ये क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा V2 माइनस V1। समझ में आ रही है? तो आप ध्यान से फिर से सुन लेते हैं। देखो पहले क्या था, बीकर में सिर्फ HCl CH3COH था, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया, ये हाफ डिसोशिएट हुआ। ये कॉमन था तो जिसकी वजह से वीक एसिड पे कॉमन आयन इफेक्ट पड़ा, वो फॉरवर्ड में चला गया, वो डिसोशिएट, ये इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये डिसोशिएट नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। अब पहले डाला तो पहले न्यूट्रलाइज होकर इसने NaCl HCl बना दिया। HCl की ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ द Na प्लस कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, बट फिर वो तो न्यूट्रलाइज हो गया। CH3COH NaOH डाला, CH3CONA की वजह से थोड़ी सी इंक्रीज हुई क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, वाटर। इसके बाद हमने NaOH डाला, क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ द NaOH। तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे तो वी हैव अ रिएक्शन जो हो रही है NaOH प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस वाटर, और यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे क्या हो रही है, CH3COH प्लस में NaOH गिव राइज टू CH3CONA
प्लस वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3CONA है, वाटर भी है और वी हैव NaOH। ठीक है, तो जिसके अब किसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ द NaOH, और थोड़ा NaCl भी होगा जो कि वहाँ से न्यूट्रलाइज होके आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब इसी का अगर हम ये बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं उसको मिटा देती हूँ वहाँ से, तो इसका मिरर बना के वो भी बना ले, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन उससे ज़्यादा आता है। मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हुआ था, डिक्रीज, फिर थोड़ा सा इंक्रीज, फिर और इंक्रीज। ठीक है, अब इसको घुमा दो। ये आया था जून 2016 में क्वेश्चन, जून 2016 CSIR नेट में वो आया था। ये वॉल्यूम यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये हुआ इंक्रीज हुआ, ये फर्दर इंक्रीज हुआ। ठीक है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने वो कर दिया। इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH और यहाँ पे वी हैव कंडक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस। आपको सिर्फ ये 5 कंडक्टेंस मतलब कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ना है। इतना इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसी से क्वेश्चन आता है, इसी को घुमा फिरा के आता है। इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को समझना है। थोड़ा सा भी इधर उधर रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस के साथ। सो क्लास, दिस इज़ फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।